प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट से संबंधित है। हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने हेतु हरियाणा सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालय में यह याचिका 5 वकीलों ने मिलकर दायर की है। चलिए देखते हैं कि याचिका में क्या कहा गया है। याचिका में हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा हमारे देश में सर्वत्र बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा को अधीनस्थ कोर्ट से हटाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया गया है। इससे हिंदी और गैर हिंदी भाषी वकीलों के बीच एक खाई उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन हरियाणा राज्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। हरियाणा सरकार औद्योगिक हब है और यहाँ अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों के कार्यालय हैं। इस राज्य में कई दूसरे राज्यों के लोग और समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय में संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 1 के उपखंड का के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात प्राधिकृत कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों को छोड़कर देश के शेष 20 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है। दूसरा टॉपिक 23 एडिशनल एमएसपी आइटम्स इंक्लूड इन एमएसपी लिस्ट से संबंधित है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सूची में 23 अतिरिक्त लघु वनोपजों यानी एमएफपी को सम्मिलित करने की घोषणा की है। विदित हो कि पहले इसके अंदर 50 वस्तुएं आती थी जो अब बढ़कर 73 हो गई हैं। यह निर्णय कोविड-19 महामारी और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके सशक्तिकरण में सहायता के लिए लघु वनोपजों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित व्यवस्था के तहत लघु वनोपजों के विपणन की व्यवस्था तैयार करने का निर्णय 2011 में लिया था। यह निर्णय 3.6 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करता है। तीसरा टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने अनेक आदेश और दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 68 दिनों में अब तक के लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिदिन औसतन 1.3 आदेश निर्गत किए हैं। हाल ही में एमएचए द्वारा राज्यों को लॉकडाउन से संबंधित 94 आदेश, दिशा निर्देश और पत्र निर्गत किए गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्गत किए गए हैं। 2004 में सुनामी के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया गया था और 16 साल में यह प्रथम बार लागू हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए गए, जिनके अध्यक्ष क्रमशः प्रधानमंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चौथा टॉपिक चारू मुसेल से संबंधित है। मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिकी तटों पर पाए जाने वाले आक्रमणशील चारू मुसेल का केरल में बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। विदित हो कि इस प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन फ्लोरिडा में इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को प्रभावित कर आर्थिक क्षति पहुंचाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। चारू मुसेल छोटे और पतले कवच का होता है, जिसकी कवच की सतह पर पसलियां नहीं होती। आपको बता दें कि यह अत्यधिक खारे जल में रह सकते हैं, परंतु कम तापमान में इनकी सहनशीलता सीमित होती है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।